हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के 60 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज ये इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, आज जो मैं 60 क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं ना, उनमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, प्लस हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी रहने वाले हैं। ऐसे टॉप हिस्ट्री टॉपिक यानी 60 ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहां पर आते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम से आपके कहीं ना कहीं पूछे जरूर जाते हैं। तो ऐसे ही 60 सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, आज के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट नहीं, कोई वीडियो नहीं देखनी। आज मैं पूरी बुक के, जो हमारी बुक है उस पूरी किताब के बच्चों, इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे संपूर्ण बुक के छांटे हुए क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 सच में देना ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सीरियस हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो आज का लेक्चर आपको पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए सीधे अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज, यानी कि जल जो है वो 90 ग्राम है, ठीक है। उस 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल के मोल निकालेंगे। तो बच्चों, जल के मोल अगर हम बात करें, जल का सूत्र होता है H2O, तो हम लिखेंगे H2O के मोल क्या होता है, W/M। W कितना है इसका, 90 ग्राम। M आप H2O का बाहर निकालोगे तो आएगा 18, और 18 पंचे 90, यानी कि इसके मोल कितने आ गए, 5 आ गए, ठीक है सर। अब हमें निकालने हैं ग्लूकोज के मोल। ग्लूकोज के मोल बच्चों, जब ग्लूकोज के मोल हम निकालेंगे तो इसमें भी सूत्र में W/M ही लगाना है, ठीक है। ग्लूकोज का भार कितना दे रहा है, 1.8 बटे हमें ग्लूकोज का भार कितना होता है, 180। यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दीजिए, ठीक है। यानी कि अगर हम 2 जीरो हटाएं, 1/1 18 के 18 18 के 18, यानी कि 1/100 बचा। लगाया दशमलव, ऊपर जीरो बढ़ाया, फिर जीरो दशमलव लगाया, फिर जीरो बढ़ाया, काट दिया, यानी कि 0.01 आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, ग्लूकोज का मोल प्रभाज। ग्लूकोज का मोल प्रभाज, ठीक है बच्चों। जब ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालेंगे तो सबसे पहले हम जिसके निकालते हैं उसके मोल ऊपर लिख लेते हैं, अपोन में कुल मोल, यानी कि 5 + 0.01। अगर इनको 0.01 अपोन 5.01, ठीक, इतना है। अगर इन दोनों को हम घटा दें, दशमलव को हटा दें, तो हमारा देखिए क्या बचा, हमारा बचा है 1/501, 1/501। अब 1/501 बचा, इसको हम काटेंगे, लगाएंगे इधर दशमलव, एक जीरो बढ़ाएंगे, नहीं कट रहा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर दशमलव बढ़ा देंगे, अभी भी नहीं कट रहा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर जीरो दशमलव बढ़ा देंगे। अब हमारा उम्मीद है कि हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कट सकता है। क्या हो सकता है, कट सकता है। अब हम क्या करेंगे, एक बार जाएगा, फिर एक, अब हमारे पास कितने बचे, 501 घटा दीजिए इस 1000 से, बचे 499, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे, लगभग 9 बार चला जाएगा, तो 0.019 इतना हमारा मोल प्रभाज आया है ग्लूकोज का। तो देखिए बच्चों, ऐसा अगर हमें किसी भी ऑप्शन में मिल रहा है ना, तो हमारा वही ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। देखिए बच्चों, ऐसा हमें किसमें दे रहा है, हमें इसमें दे रहा है, पहले में दे रहा है 0.019, इसमें दे रहा है 0.019, ठीक है। इसमें दे रहा है 0.0019, इसमें 0.0009, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 0.0019, यानी कि 2 जीरो हैं दशमलव के बाद, तो 0.0019, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो तीसरा वाला बिल्कुल सही है। इसको आप राइट कर लीजिए। समझ में आया, अच्छे से न्यूमेरिकल हमें लगाना भी चाहिए, ताकि हमें, अगर आपको आता है तो लगा दीजिए, अन्यथा आप फिर निशान मार के चले आइए, ठीक है। अब अगला देखिए, अगले न्यूमेरिकल में हमसे पूछ रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, आपको बताना है। 55.56 होती है, 5.5556 होती है, या 0.018 होती है, या 555.4 होती है। बच्चों, आप जल का जो मोलरता जब निकालोगे 1000 लीटर, वो 1 लीटर में जब हम निकालते हैं तो हमारा आता है 55.56। ये चीज आपको याद रखना है, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं, कांस्टेंट मान होता है, हमेशा यही रहता है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? यानी कि इनमें से आपको बताना है कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। क्या श्यानता है, परासरण दाब है, प्रकाश इनकी प्रकाशिक घूर्णन जो होते हैं वो है, या फिर पृष्ठ तनाव है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए अणुसंख्य गुणधर्म जो है, अणुसंख्य गुण है वो हमारा जो परासरण दाब, आपने जब इसको डिटेल में पढ़ा था तो ये अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है, चीज आपको पढ़ाई गई। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन है इनको याद रखना। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से बिलियन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता? यानी कि इनमें से आपको कौन सा भौतिक गुण है, बिलियन का ऐसा कौन सा भौतिक गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता? बाष्प दाब का अवनमन हो गया, हिमांक का अवनमन हो गया, पृष्ठ तनाव या परासरण दाब? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो हमारा पृष्ठ तनाव होता है इसमें अणुओं से कोई संख्या नहीं होती, अणुओं पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है और हमें यही वाला लगा देना है। ठीक है, अगला बच्चों देखिए, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? ग्लूकोज का, या NaCl का, या CaCl2 का, या फिर सुक्रोज का? और सभी हैं 1% बच्चों। आप इनका जो हमारा क्या नाम उसका क्वथनांक निकालोगे ना, तो सबसे ज्यादा अगर आप बात करेंगे तो CaCl2 का आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम इसी प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन वो है जो इसी प्रकार से पूछे गए, तो आपको याद रखना CaCl2 थे। ठीक है, यही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केवी की गणना की जा सकती है? इनमें ऐसा कौन सा सूत्र है जिससे मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि डेल्टा केवी जो होता है उसकी हम गणना कर सकते हैं? तो केवी इक्वल टू एक सूत्र आपने पढ़ा था, EM इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू 1000 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू, ऐसा सूत्र होता है। या 1000 टीबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू होगा, या इनमें से नॉन का मतलब इनमें से कोई नहीं, या 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू AM इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो बच्चों अगर हम बात करें केवी इक्वल टू, अगर आपने एक सूत्र पढ़ा था डेल्टा केवी जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो बच्चों डेल्टा केवी इक्वल टू आपने एक सूत्र पढ़ा था M इंटू टीवी अपॉन इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू, ऐसा आपने सूत्र एक पढ़ा था, मैंने आपको न्यूमेरिकल में भी पढ़ाया है। तो यही सूत्र हमारा जो है पहला वाला ऑप्शन सही है और ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होगा? इनमें से आपको बताना है परासरण दाब सबसे कम किसका है? पोटेशियम क्लोराइड विलयन का, स्वर्ण विलयन का, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन का, या एल्यूमिनियम फास्फेट विलयन का? तो बच्चों इन सभी की अगर हम कल्पना करें, इन सभी की तुलना करें, तो हमारा जो स्वर्ण विलयन होगा, स्वर्ण संख्या जो होती है आपने पढ़ा था, उसी प्रकार से जो स्वर्ण विलयन होता है इसका परासरण दाब सबसे कम होगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब बच्चों बात करेंगे इसमें, देखिए कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक परासरण दाब वाला है, इनमें से निम्नलिखित जो बिलियन दिए गए हैं, कई सारे 4 बिलियन में दिए गए, इनमें से किसका परासरण दाब है जो सर्वाधिक है? 1 मोल KCl का, 1 मोल NH4 का होल थ्राइज PO4 का है, या 1 मोल BaCl2 का है, या 1 मोल Na2SO4 का है? तो बच्चों आपको याद रखना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है, रट लेना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आपका जो 1 मोल Na4 का होल थ्राइज है, होल थ्राइज PO4 इसका होगा। ठीक है, अगला देखिए बच्चों। अगला हमारा न्यूमेरिकल एक तरीके से 8 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 8 ग्राम NaOH कितना है? 8 ग्राम, इतने मोल विलियन में घुला है। तो देखिए बच्चों अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। देखिए यहां पर NaOH के हम पहले मोल निकालेंगे, किसके? NaOH के मोल। सूत्र आपको पता है W/M। ठीक है, W का मान यहाँ पर 8 ग्राम दिया गया है और इसका जो मोल प्रभाज होता है वो जो इसका अनुभाग निकालोगे आएगा 40। जब भाग करोगे लगाओगे दशमलव बढ़ाओगे यहाँ पर 0 और 40 दूना हमारा हो जाएगा 80.2 मोल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मोलरता निकालनी है। क्या मोलरता पूछ रहा है या मोलरता पूछ रहा है बच्चों? विलयन की मोलरता। ठीक है, मोलरता पूछ रहा है। मोलरता यानी कि M इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए हमें लिखना है बिलियन का बिले के मोल यानी कि सबसे पहले बिले के में मोल निकले होते हैं, प्लस हमें लिखना होता है बिलियन का अपॉन में बिलियन का आयतन EL4 लीटर में। ठीक है, मोल कितने आए? 0.2 आए। आयतन कितना है? 450 ml है। अब इसको 1000 से कर देंगे भाग,
ए चला जाएगा हमारा ऊपर, तो 2.2 गुणे 1000 अपॉन में 450, 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो इससे कैंसिल, यानी कि 10 दूनी 20 बचा, और 20 बटे हमारा बचा 45, सॉरी हाँ 45, ठीक है, लगाया दशमलव बढ़ाया जीरो, 45 दूना 90, 45 चक्कू, ठीक है, 90 180 बचे 20, फिर लगाया दशमलव, फिर जीरो बढ़ाया, 45 चक्कू, यानी कि 4 आ रहे हैं, ठीक है, 0.44, ठीक है। अब हमें 0.44 इसमें सर्च करना है, देखना है, तो हमें ऐसा कहाँ पर मिल रहा है 0.44, ठीक है। तो पहले में 0.44, चलो ठीक है, दूसरा भी देख लें, 0.49 0.0, तो हमारा कौन सा 0.44 इसी में मिल रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट है, और यही हमें राइट लगाना भी है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल जो है टाइप का होगा वो हम सॉल्व आपको जरूर करवाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा, इनमें से किसका हिमांक जो है सबसे कम होगा। तो बच्चों आपको याद रखना, पृष्ठ तनाव का हिमांक सदैव हम सबसे कम होता है, कोई भी विलयन की कल्पना की जाए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, जिसमें हमें न्यूमेरिकल हल करना है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। अब देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल की बात कर रहा है, तो बच्चों हमने जल के मोल निकाले थे, ठीक है, यहाँ पर W/M होता है। अब यहाँ पर यही सूत्र हमें लगाना है, W/M, W का मान यहाँ पर 180 ग्राम दे रहा है, ठीक है, इसका और बाहर निकालोगे तो 18 आएगा, और 18.180 यानी कितना आ गया 10। अब हमें ऐसा किस ऑप्शन में दे रहा है, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले में 1 मोल करा, दूसरे में 18 मोल, तीसरे में 100 मोल, और चौथे में हमसे कह रहा है कि 10 मोल, और हमारा चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 4 क्षार धातुओं A, B, C व D है कि मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -1.66, -0.040 तथा -0.80, ठीक है, बोल्ट है। इनमें से सबसे प्रबलतम अपचायक कौन सा, इनमें सबसे ज्यादा अपचायक कौन है, किस इसके बारे में बताना है। तो बच्चों सबसे ज्यादा माइनस कौन है, सबसे ज्यादा नेगेटिव यानी कि सबसे ज्यादा कम है, तो प्रबल अपचायक वही होगा जो सबसे कम होगा, जिसका भी हो। तो देखिए बच्चों इसमें 0.33 यानी कि ए का जो है वो सबसे हमें कम दिखाई दे रहा है, सबसे कम किसका, ए का, बाद बाकी इनसे कम ही है ना, तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आप देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से, ए, बी और सी तत्वों के मानक अपचयन विभव जो हमें दिए गए हैं, इनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। अब देखिए इसमें हमें क्रम पूछा गया, अपचयन शक्ति का कौन सा क्रम हमारा सही है। तो बच्चों आपको बताना अपचयन शक्ति का क्रम कौन सा सही है। तो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर माइनस कौन है, जे वाला, फिर इससे कम ए, और सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा कौन है, ए तो पॉजिटिव में, यानी कि सबसे मतलब पॉजिटिव में सबसे ज्यादा है, और माइनस में सबसे ज्यादा ये है, यानी कि सी वाला सबसे ज्यादा, फिर बी है, फिर ए है। ऐसा हमें किसमें दे रहा, ए बी सी, ए गलत है, ए बी सी ए वाला गलत, बी वाले ए वाला गलत, सी वी ए वाला हमारा सही है, चौथा विकल्प सही है, ठीक है, ऐसे आपको लगाना है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। 1/T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गलत हो। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती 1/a के गलत है। टी हाफ अनुक्रमानुपाती 1/a², ये भी गलत है। टी हाफ अनुक्रमानुपाती a 0, ये वाला हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि वेग स्थिरांक बढ़ाने पर वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है या घटता है। यानी कि अगर जो वेग स्थिरांक का मान है, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो बच्चों जो वेग स्थिरांक होता है, अगर आप ताप को बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा, अगर घटाओगे तो वो घटेगा। समझ में है। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का समीकरण है। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जब हमने अपने न्यूमेरिकल हमने आपको सॉल्व कराया है, तो उसमें कौन सा समीकरण हमने लगाया था, t 2.303 log 10 a/-x, या k = हम लगाते हैं 4.306 अपॉन टी log 10 a/-x, या फिर k = लगा 2.303 अपॉन टी स्क्वायर log 10 a/-x, या फिर k = 10/t log 10 a/-x लगाते हैं। तो बच्चों आपको मैंने बताया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जब हम सूत्र सॉल्व करते तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड कि इसका सूत्र बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक नंबर में कभी कभी पूछा जा सकता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है इसी सूत्र से हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, और यही वाला हमारा सही है, ठीक है, पहला वाला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध बताइए। यानी कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल में क्या संबंध होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें वेग स्थिरांक के जो होता है वो 0.693 t/t के होता है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर t यहाँ पे ये भी गलत है।
नॉन ए भी गलत है। यानी कि अगर हम बात करें तीसरा वाला, आपने एक सूत्र पढ़ा था K इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, टी 1/2, यही वाला हमारा सूत्र जो हम लगाते थे अर्ध आयुकाल किसी भी अभिक्रिया का जब हम निकालते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध अभाग के पूर्ण होने में लगा जो समय टी हाफ होता है वो क्या होता है। फिर सुनिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसमें अर्ध भाग पूर्ण होने में लगा समय जो होता है टी हाफ, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। बिल्कुल गलत, नहीं निर्भर करता है। उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता। अब निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, तो इसका मतलब निर्भर करा होता तो पहले ही सही हो जाता है, निर्भर नहीं करता, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगली देखिए बच्चों, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक बताइए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका अर्ध आयुकाल 400 सेकंड है बच्चों, 400 सेकंड। ठीक है, अब इसका आपको वेग स्थिरांक का मान बताना, तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तभी हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, एक अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल में अभी हमने आपको सूत्र बताया, ये वाला कौन सा, K इक्वल टू 0.693 इतना रखिएगा अपॉन टी 1/2, यही वाला सूत्र हम लगाएंगे। देखिए अब इसमें टी का जो मान दे रहा है अर्ध आयुकाल, वो दे रहा है बच्चों 400 सेकंड। ठीक है, अब हमें K इक्वल टू क्या लगाना है, K इक्वल टू 0.693 अपॉन 400 लगा देना है। कितना लगा देना है, 400। दशमलव को हटा देंगे अगर हम, तो नीचे हमारे 3 जीरो बढ़ाएंगे। अब 3 जीरो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 जीरो हो गए। अब ये 5 जीरो को अगर हम ऊपर ले जाएं तो 10 की घात 5 हो जाएंगे, किसकी हो जाएंगे, माइनस के, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। ठीक है, ये जीरो हटा दिए, ये 10 की घात 5 ऊपर हो गए, 4 1 4 हो गए, बचे 2 यहाँ पर 29, 4 7 4 7 28। ठीक है, 4 7 28 बचा 1 हो गए 12, 4 3 आए 12, बचा 1 4 दूनी 8, इतना आ गया लगभग। तो आप इतना, हाँ 173.2 गुणे 10 की घात माइनस के 5। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, नो आप प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है, हम इस दशमलव को ले जाएंगे आगे, जो हमारे पास दशमलव आया इस दशमलव को हम आगे बढ़ाएंगे, हम लिखेंगे 1.732 गुणे 10 की घात माइनस के 3 आ जाएंगे, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन हमें कहीं पर दिखाई दे रहा है, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ऐसा हमें इसमें जो हमारा ऑप्शन दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारा आ रहा है एक। देखिए बच्चों, अगर हम दशमलव यहाँ इधर बढ़ाते हैं तो प्लस में घाते काउंट करते हैं, इधर बढ़ाते हैं माइनस में, तो हमारे पास माइनस की 3 थी, हमने प्लस में काउंट की, तो इधर हमने 2 संख्या के बाद बढ़ाया तो 2 प्लस, तो हमारा आ गया 10 की घात माइनस के 3 सेकंड इनवर्स। ठीक है, 1.732 हमें नहीं दिखा रहा कहीं पर, तो 1.7 दिखाई दे रहा है, हम इसी को सही मान लेंगे और 10 की घात माइनस 3 यही वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो पहला हमारा विकल्प जो है वो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया की हम बात कर रहे थे अर्ध आयुकाल, ठीक है, टी हाफ की, वहां पर जो वेग स्थिरांक होता है उसका क्या मात्रक होता है। तो मैंने आपको वेग स्थिरांक का मात्रक अभी लिखकर आपको बताया था, कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जो वेग स्थिरांक होता है उसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये चीज आपको याद रखना है, ये मात्रक आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या मात्रक होता है, जो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक का क्या मात्रक होता है, इसके बारे में बताना। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या सेकंड इनवर्स, या मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, या फिर मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड होता है। तो बच्चों आपको जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर हम बात करते हैं वेग स्थिरांक के मात्रक की, 1 मिनट बच्चों रुको, ठीक है, तो वेग स्थिरांक का जो मात्रक हो जाएगा बच्चों हमारा सेकंड इनवर्स होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कई बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के 4D श्रेणी का तत्व है। अब आपको यहां पर संक्रमण तत्व दिए गए, इनमें से आपको बताना है 4D श्रेणी का कौन सा तत्व है। तो बच्चों ए है या फिर बी है, जो बच्चों ए स्कैंडियम या डी है। ठीक है, इनमें से आपको कौन सा है, जो देखिए 37 दिया गया, 47 दिया गया, 57 दिया गया, 30 दिया गया, इनमें से आपको बताना है संक्रमण तत्व कौन सा है। तो बच्चों जो हमारा 47 जिसका प्रमाण क्रमांक है, ये हमारा क्या है, डी 4D श्रेणी जो होगी है संक्रमण तत्व होता है उसी का तत्व है। ठीक है, रंगीन आयनों की निर्माण संभव होता है जब अयौगिक में विद्यमान होते हैं, यानी कि रंगीन यौगिक या रंगीन आयन तभी बनेंगे जब उस यौगिक में क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनावंदित इलेक्ट्रॉनों युग्म या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नन, इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिनकी वजह से होता है। तो बच्चों मैं आपको कई बार डी ब्लॉक के तत्वों की क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, इनमें रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता होती है क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, COEN इथेन का होल ट्वाइस Cl2
इसका बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर Cl है, ठीक है। मैं CO की समन्वय संख्या या ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो बच्चों आपको मैंने ऑक्सीकरण संख्या अभी तक आपको निकालना नहीं बताया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको नया लेक्चर जो प्रोवाइड कराऊंगा ना, उसमें मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बता दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको निकालना सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको इसमें बता देता हूं, जो CO की आप अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे ना तो आपकी 6 आ जाएगी, और मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बता दूंगा। अभी आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया है। कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है। इनमें से कौन सा धनायन है जो अमोनिया के साथ क्रिया करके एमीन संकुल नहीं बनाता। Ag1 पॉजिटिव बना देता है, CD डबल पॉजिटिव बनाता है, C डबल पॉजिटिव बनाता है, Al ट्रिपल पॉजिटिव A कभी भी नहीं बनाता। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन का व्युत्पन्न होता है। यानी कि हेलोफॉर्म जो होता है किसके ट्राई हेलोजन का व्युत्पन्न होता है। मेथेने का बच्चों, मेथेन होगा, ठीक है, एथेन का या प्रोपेन का या बेंजीन का। तो बच्चों आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन को उसमें अगर आपने कल्पना की होगी, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो किसका हाइलाइट व्युत्पन्न होता है। आप जो मेथेन पढ़ रहे होते हैं उसी का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 प्लस Cl2 सूर्य का प्रकाश होगा, उत्पाद बनेगा। तो इसमें उत्पाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये चीज आपको बताना है। उत्पाद क्या बनेगा बच्चों, ये रिएक्शन मैंने इतनी बार बताई और इतनी बार बोर्ड एग्जाम में आई, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। क्या C6H5Cl बनेगा, क्लोरोबेंजीन हो गया, या C6 आर्थो C6H4Cl2 बनेगा, या C6H6 या Cl6 बनेगा, या पैरा आर्थो की जगह पर पैरा है, यहाँ पर C6H4Cl2 बनेगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बनता है कि जो अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थित रख देते हैं तो हमारा C6H6Cl6 बनता है। अगर यहाँ पर उपस्थित हटा देते हैं तो हमारा C6H5Cl बन जाएगा। तो याद रखना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है तो हमारा बनेगा C6H6 और Cl6, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला बच्चों क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है। बच्चों जो क्लोरोफॉर्म होता है जिसका सूत्र होता है CHCl3, वो ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बना देता है, बहुत ही एक जहरीली गैस बनाता है जिसका नाम होता है फास्जिन। अगर हम बात करें रिएक्शन की तो आपको रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन की सूत्र होता है CHCl3 प्लस हमारा ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो हमारा बनता है COCl2 प्लस हमारा HCl जो होता है वो निकल जाता है। ये हमारी बहुत एक जहरीली गैस होती है जिसको हम कहते हैं फास्जिन गैस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, और एक क्वेश्चन आपका भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करें, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कीटनाशक के रूप में नहीं करते, एक फफूंदी नाशक के रूप में नहीं करते, औद्योगिक विलायक के रूप में, ये चीज भी कहीं ना कहीं सही लग रही, दूसरा पढ़ लेते हैं, अपशोषक के रूप में। हाँ, तो हमारा जो इसमें सही ऑप्शन होगा, औद्योगिक विलायक के रूप में हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम, यानी कि जो ग्लूकोज की रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं, ग्लूकोज को हम एथिल अल्कोहल में जो तोड़ते हैं तो उसमें तोड़ने के लिए किस एंजाइम की उपस्थिति हमें रखनी पड़ती है। इन्वर्टेज, जाइमेज या डायरेक्टेज या फिर ए सभी, इसमें जो भी एग्जाम दिए एंजाइम दिए हम सभी लगा देंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों। आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर ग्लूकोज जो है उसको एथिल अल्कोहल में तोड़ना है तो हमें उसमें यहाँ पर जाइमेज एंजाइम की उपस्थित पड़ेगा। तो हमें दूसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा जा रहा है ल्यूकास अभिक्रमक में प्रयोग से क्या पहचाना जाता है। यानी कि ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग से हम किसका परीक्षण करते हैं, किसके बारे में बताते हैं, नाइट्रोएल्कोइन का, एल्कीन का, एल्किलेमिन का या एल्कोहल का। तो बच्चों आपने नाइट्रोएमिन के बारे में पढ़ा ही होगा, तो जो नाइट्रोएमिन के, नाइट्रोएल्केन के बारे में, ठीक है। तो नाइट्रोएल्केन में तो ल्यूकास अभिक्रमक होता नहीं, एल्कीन में तो कोई भी किसी में भी नहीं हो रहा, ठीक है। एल्कीन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है ल्यूकास अभिक्रमक, जो आपने एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल पढ़े थे, वहां पर विभेदीकरण आपने पढ़ा था, तो वहां पर परीक्षण के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो वहां पर आपको एल्कोहल का जो परीक्षण करते हैं, ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास अभिक्रमक की यहां पर आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक काइनेजारो क्रिया नहीं देता है। इनमें से आपको बताना ऐसा कौन सा यौगिक है जो काइनेजारो क्रिया देने से मना कर देता है कि मैं काइनेजारो क्रिया नहीं दूंगा। तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड जो है वो भी दे देता है, हमारा एसिटल्डिहाइड ये नहीं देगा। हाँ, तो हमारा दूसरा वाला ही ऑप्शन सही है, हमें सारे पढ़ने की जरूरत नहीं। जो हमारा CH3 CH2 होता है, CHO हमारा कभी भी काइनेजारो क्रिया नहीं देता है, कैसा कंपाउंड जो नहीं देता है, ये चीज आपको याद रखना। CCl3 CHO भी हमें दे देगा, क्लोरल जिसको हम कहते हैं, ये वाला भी हमारा जो है काइनेजारो क्रिया दे देता है। तो ये चीज आपको याद रखना, कुछ क्वेश्चन हमें याद रखने की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। एक सूत्र है C4H11 में कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितने, 4, तो जितने कार्बन है उतनी हम प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। तो साइज भी हमें सिर्फ 4 हमारे प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। तो ये साधारण सा क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है RnH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक OH KOH लेंगे प्लस NC बनेगा प्लस Cl प्लस 3H2 प्लस जल। यानी कि एक अभिक्रिया हमें दी गई जो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, यहाँ पर R छुपाया गया है। तो R क्या मतलब, यहाँ पर हम CH3 भी ले सकते थे और कभी बेंजीन भी हम लेते थे। ठीक है, तो आपको बताना है क्या बनता है, आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी। तो बच्चों युग्मन अभिक्रिया बिल्कुल गलत, सीमित अभिक्रिया बिल्कुल गलत, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बिल्कुल गलत। हमारी जो सही हो जाएगी वो कार्बेल एमीन अभिक्रिया जो होती है उसमें हम लेते हैं, इसमें NC बनता है, हमारा मेन कंपाउंड में पहचान रखनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिक्रमक। अगर कोई भी एमाइड है उससे हम क्या कर रहे हैं, एमीन को बना रहे हैं बच्चों, तो एमाइड से अगर हम एमीन को बना रहे होते ना तो हमें Br2 या फिर KOH की हमें आवश्यकता पड़ती है, Br2/KOH हमें जो वहां पर अभिक्रमक के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन के जल अपघटन में प्रयुक्त होता है, यानी कि इंसुलिन का अगर हम जल अपघटन करेंगे तो उससे में क्या चीज है जो प्राप्त होगा, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज या लैक्टोज। इंसुलिन के जल अपघटन से हमें जो चीज प्राप्त होती है उसके बारे में बताना। तो आपने इंसुलिन का जल अपघटन किया होगा तो वहां पर आपको देखा होगा कि आपको फ्रक्टोज जो होती है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल क्या कहलाता है, यानी कि किस कैल्सीफेरॉल क्या है, एक विटामिन है, विटामिन का नाम है, वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, किसका, विटामिन ए का। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का एस्कॉर्बिक वो टिकोफेरॉल होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी जो होता है इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। आपको ये चीज याद रखना है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। आपको बताना ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हम लोग नहीं पचा सकते। स्टार्च भी पचा लेते हैं, जो आप खाते हो फल इसमें स्टार्च ही ज्यादा होता है, सेलुलोज, ग्लाइकोज एंड ग्लूकोज, ये चीज हमें आपको स्टार्च भी पचता है, ग्लाइकोजन भी पचता है, ग्लूकोज भी पच जाता है। लेकिन आपको पता है कि सेलुलोज जो होता है वो सिर्फ जानवर पचा सकते हैं, जो हमारा घास वगैरह होती है हम लोग पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी, दूध में कौन सी, माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या सेलुलोज। आपको साधारण सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें लैक्टोज पाई जाती है, ये चीज आपको याद होगा। साधारण क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता है तो मुझे बताना भी जरूरी है। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाता है, यानी कि आपको इनमें से थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेमीन, ठीक है, आपको इनमें से बताएं, एडेनिन होता है, एडेमीन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डीएनए में कौन सा क्षारक इनमें से नहीं पाया जाता। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, डीएनए में एडेनिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है और साइटोसिन भी पाया जाता है। लेकिन मैंने एक ऐसा भी क्षारक इसमें लिखा है जिसका नाम नहीं लिया है, वो है यूरेसिल। यूरेसिल का यू सिंबल होता है और यूरेसिल के स्थान पर यहाँ पर पाया जाता है थायमिन, और जो हमारा आरएनए होता है उसमें थायमिन नहीं पाया जाता, वहां पर पाया जाता है यूरेसिल। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों आता है एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है किसका, हमने अभी आपको पूरे जो विटामिन वहां पर दिए थे उनमें नाम बताया था, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन डी का हमारा कैल्सीफेरॉल था। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है एस्कॉर्बिक अम्ल, तो विटामिन जो बी विटामिन सी है इसका नाम होता है, वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, सारे विटामिन के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड है, इनमें से आपको बताना, सेकेराइड के ऊपर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा, लैक्टोज, स्टार्च, फ्रक्टोज या माल्टोज। बच्चों आपको बताना है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब एक सेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड इनमें से आपको कौन सा लग रहा है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो एक मोनोसेकेराइड है, चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कार्बेल एमीन अभिक्रिया, यानी कि कार्बेल एमीन क्रिया के द्वारा क्या मिलता है, क्रिया देता है, कौन सा यौगिक है जो कार्बेल एमीन क्रिया देता है। अब बच्चों वहां पर हमने आपको कार्बेल एमीन वाली एक रिएक्शन जो है मैंने आपको पढ़ाई हुई है, वहां पर ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, वहां पर हमने किसका RnH2 वहां पर कहीं पर लिखा हुआ था। चलो मैं अभी पेपर उठाता हूँ, वो वाला दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट देखिए, ये वाला है। यहाँ पर कार्बेल एमीन के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर RnH2 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। अब हमें यहाँ पर RnH2 लगा है। ठीक है, RnH2 का मतलब NH2 वाला कोई समूह होना चाहिए। अब यहाँ पर प्राथमिक, R का मतलब तो कोई होगा तो प्राथमिक ही, तो हमारा प्राथमिक एमीन ये वाला है। ठीक है, तो यही हमारा कार्बेल एमीन अभिक्रिया देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि CH3 CH2 Br CH2, ठीक है, प्लस यानी कि इसी में है पूरा CH3 प्लस एल्कोहलिक KOH के उपस्थित रखना है या फिर इसको जोड़ते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है। बच्चों आपने मार्कोनी काफ का नियम पढ़ा होगा, इसमें एक हमारा ब्यूट-टू-ईन बनता है जो 80% होता है, अब वो हमारा मुख्य उत्पाद होता है। तो यहाँ पर बनता है ब्यूट-टू-ईन। अब यहाँ पर ब्यूटिनॉल 2 दिया है, ये सारे गलत हैं। ठीक है, ब्यूट-टू-ईन बनता है, वहाँ पर ब्यूट-टू-ईन बनता है और ब्यूट-1-ईन बनता है, लेकिन हमें मुख्य उत्पाद बताना है क्योंकि यहाँ पर मुख्य उत्पाद की बात करना है। तो मुख्य उत्पाद हमारा होता है जो 80% था वो हमारा ब्यूट-टू-ईन था, जो हमारा 20% था ब्यूट-1-ईन था। लेकिन यहाँ पर कहता अगर क्या बनता है तो हमें इसमें से कोई एक ऑप्शन ही मिलता क्या बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुख्य उत्पाद की बात करा तो हमारा
ब्यूटोइन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, हिंसबर्ग अभिकर्मक है, जो हिंसबर्ग एक अभिकर्मक होता है वो क्या है, एथिल ऑक्जिलेट है, ट्राइमेथिल एमीन है, या बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड है, या बेंजिल क्लोराइड है। तो बच्चों आपने हिंसबर्ग अभिकर्मक के बारे में पढ़ा होगा, ये बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड होता है, एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती, इनमें से आपको बताना है कौन सी एमीन ऐसी है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगी। देखो ए बी प्राथमिक एमीन है, ए बी प्राथमिक एमीन, ए बी प्राथमिक एमीन। अब एक कौन सी हमारी द्वितीयक या तृतीयक एमीन कोई भी हो सकती है। ठीक है, वैसे तो द्वितीयक। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं देता। मैंने आपको बता दिया था प्राथमिक एमीन देती है, तो हमारा ए जो भी चाहे द्वितीयक हो चाहे तृतीयक हो वो हमारी नहीं देगी। ठीक है, तो हमारी जो हमारा विकल्प हो जाएगा नहीं देती, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। फार्मेलिन जलीय विलेन है, फार्मेलिन का जो जलीय विलेन है क्या है, फार्मेल्डिहाइड का होता है, फार्मेलिन जलीय विलेन, फार्मिक अम्ल का होता है, फ्लोरोसिन का होता है, या फिर एसिटाल्डिहाइड होता है। तो बच्चों ये फार्मेल्डिहाइड का होता है, फार्मेलिन जलीय विलेन। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आर अभिक्रिया दी गई RCOOAg Br2, इसको कभी आपको ये रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको Br2 प्लस में मिलेगा और CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको उपस्थित में मिलेगी, और RVR बनता है। ये अभिक्रिया कौन सी है, तो आपने बच्चों हुंस-डीकर अभिक्रिया पढ़ी थी। अगर आपने अगर हमारे सारे लेक्चर देखें तो वहां पर मैंने आपको हुंस-डीकर अभिक्रिया पढ़ाई थी। उसमें हम लेते थे CH3COO यानी कि सिल्वर एसीटेट, जब इसकी Br2 के साथ क्रिया कराते थे तो मेथिल एसीटेट हमारा बनता था, AgBr और CO2 हमारा निकल जाता था। ये चीज आपको पढ़ाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला और क्वेश्चन है कि फास्जीन क्या होती है। तो बच्चों मैंने आपको क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन में पढ़ाई थी, फास्जीन का सूत्र होता है COCl2। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्न में अनुचुंबकीय आयन कौन सा, इनमें से आपको बताना है ऐसा आयन कौन सा जो अनुचुंबकीय है। तो बच्चों Ni डबल पॉजिटिव जो होता है, निकल डबल पॉजिटिव, वो हमारा अनुचुंबकीय है। ठीक है, समझ में है। तो बच्चों ये थे टॉप 50 जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करने वाले टॉप 10 जो है वो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहने वाले। आज से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेना है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस अगर आपने इनको देख लिया, आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, हर एक लेक्चर को 1 से 2 बार इसको रिवाइज करके देख लेना है, क्योंकि हो सकता है आपके फोन में नेट ना बचे। तो इसीलिए आपको अगर डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड अपना प्ले लिस्ट को सेव में करके इसको रख लीजिए, ताकि आपको कोई भी इन क्वेश्चन का रिविजन आप बार बार करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारा है कि हेनरी का नियम समझाइए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी बताइए। बच्चों हेनरी का नियम क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, प्लस इसके कुछ महत्वपूर्ण जो उपयोग हैं, यूजेस हैं, उनके बारे में भी बताना है। तो बच्चों सबसे पहले बात करें हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है इसके बारे में समझिए। स्थिर ताप पर किसी भी गैस के द्रव्य में जो विलेयता होगी उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। यानी कि अगर ताप स्थिर है, स्थिर ताप है, तो किसी भी गैस की जो द्रव्य में विलेयता होगी उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगी। ठीक है, यदि किसी गैस की द्रव्य में जो विलेयता है उसको हमने S मान लिया और उसका जो आंशिक दाब है P मान लिया, और होगी क्या, गैस की द्रव्य में विलेयता आंशिक दाब के समानुपाती, यानी कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होगा P के। पता है इसका उपयोग क्या होता है। इसका बच्चों उपयोग जो मोस्टली होता है वो सोडा वाटर जो होता है उनकी विलेयता है, उसमें CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। तो बच्चों जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो किस आधार पर बनाई गई है, तो जब धातु और अधातुएं थी हमारे पास, कुल कई सारी थी, उनको भी व्यवस्थित करना था। तो मैं क्या किया, धातुओं और अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। अब जैसे हमने व्यवस्थित किया तो मैं क्या पता चलिए एक श्रेणी बन गई। अब उस श्रेणी को ही हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि जब धातुओं और अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया गया तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों ओजोन स्तर क्या है, इसका क्या महत्व स्पष्ट कीजिए। ओजोन स्तर क्या होता है, वायुमंडल में जिस यानी कि वायुमंडल जो उसमें वह स्तर जिसमें ओजोन गैस, ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, उसे हम ओजोन स्तर कहते हैं। इसका मुख्य उपयोग होता है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है, ये इसका मुख्य उपयोग है। अगर डायरेक्ट किरणें हमारी पृथ्वी पर आएंगे और हमारी त्वचा पर पड़ेंगे तो हमें त्वचा कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों है कि ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण लिखिए, यानी कि ग्लूकोज का हम रासायनिक परीक्षण कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जब ग्लूकोज को टालेन अभिक्रमक के साथ प्रवाहित करते हैं तो रजत दर्पण देता है। अब हमारे पास एक ग्लूकोज है, इस टालेन अभिक्रमक ए है, यानी कि Ag2O क्या होता है, टालेन अभिक्रमक होता है। जब इसको टालेन अभिक्रमक के साथ प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो हमारा ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक्सचेंज हो जाता है, और क्या होता है जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पर पहुंचेगा और Ag जो था 2Ag यानी कि इसी को हम रजत दर्पण कहते हैं। तो हमारा क्या बनता है, जब ग्लूकोज को टालेन अभिक्रमक के साथ प्रवाहित करते हैं तो रजत दर्पण बनता है। अगर आप 1 से नंबर में आती तो आप इतना लिख देना, अगर 2 से 3 नंबर में आती तभी आप इस रिएक्शन को बनाना, अन्यथा अगर आपको रिएक्शन आती तो चाहे आधे नंबर में आप रिएक्शन बना के आना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 100% ठोस मिलेंगे। ठीक है,
बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है जो भी आप समझिएगा कि विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, यानी कि विटामिन क्या होते हैं, इनके बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी देनी है। तो विटामिन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। विटामिन की खोज सिर्फ फुंक ने या फंक ने की थी। आपको इंग्लिश में FUN के लिए लिखा हुआ मिलेगा, फुंक मिलेगा, कभी कभी फंक भी मिल सकता है, ठीक है। तो हिंदी में आपको याद रखना है सी फंक ने या सी फुंक ने की थी, ठीक है। विटामिन A B C D E A के कई प्रकार की विटामिन होती हैं। विटामिन के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं, और अगर रोग क्यों उत्पन्न होते हैं, जब विटामिन की कमी होती है, यानी कि जब विटामिन होते हैं तो हमारे शरीर में रक्षा भी प्रदान करते हैं, चीज आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि ज्यूटर आयन से क्या तात्पर्य, ज्यूटर आयन क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। जब अल्फा एमिनो अम्लों को जल में घोला जाता है, जब जो भी हमारे पास अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं उनको हम जल में जब घोल देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जल में घोल देते हैं, तो जल अपघटन के फलस्वरूप जो हमें आयन प्राप्त होते हैं उन्हें हम ज्यूटर आयन कहते हैं। अब हमारे पास ये अल्फा एमिनो एसिड था, इसको जल में घोला, इनकी रिवर्स रिएक्शन कराए, तो हमारे पास एक आयन बना, इसका जो NH2 था, यहाँ पर H था, वो यहाँ से NH2 में आकर NH3 बना दिया, ऊपर C निगेटिव बना दिया, NH3 पॉजिटिव बना के हमारा एक आयन निकाल दिया, यानी कि ज्यूटर आयन हमारा निकाल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। यानी कि राउल्ट का आपको वाष्प दाब अवनमन बताना है और इसकी सीमाएं भी बताना है, राउल्ट का नियम कहाँ पालन करता है, कहाँ विचलन प्रदर्शित करता है। तो बच्चों राउल्ट ने एक नियम दिया था जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, जो कोई भी विलयन है उसका वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होगा वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा, यानी कि जो विलेय पदार्थ होगा उसका जो मोल प्रभाज होगा उसके बराबर होगा, यानी कि P - PS/P N1/N1/N1 + N2, ठीक है। यानी कि हमारा सूत्र है, याद रखना है। अब इस सूत्र में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस सूत्र में आपको जो P दिखाई दे रहा है विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है, और जो PS दिखाई दे रहा है विलयन का वाष्प दाब है, और जो N1 दिखाई दे रहा है विलय के अणुओं की संख्या है, और जो N2 है वो विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है, चीज आपको याद रखना है। अब बात आती है राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट का नियम कहाँ पर पालन करता है। तो बच्चों राउल्ट का नियम तल विलयनों पर लागू होता है, यानी कि ताल विलयनों पर, यानी कि राउल्ट का नियम जो तल विलयन पर लागू होता है वहां पर इसका एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। राउल्ट का नियम सांद्र विलयन पर राउल्ट का नियम विचलन प्रदर्शित करता है, यानी कि राउल्ट का नियम जो सांद्र विलयन अगर आप ले लेंगे तो वहां पर विचलन प्रदर्शित करेगा, वहां पर लागू नहीं होगा। यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है। वाष्पशील विलयन का कोई पदार्थ है तो उस पर लागू नहीं होगा, सिर्फ अवाष्पशील विलय पदार्थ जो होंगे उन्हीं पर राउल्ट का नियम जो है वो लागू होगा, ठीक है। वैद्युत अपघटनों पर विलयन का राउल्ट का जो नियम होता है वो लागू नहीं होता, ठीक है। वैद्युत अपघट्टों के विलयन जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं, अपघट्टे जो होते हैं वैद्युत अपघट्टे, उनके विलयन अगर होगा कोई तो वहां पर राउल्ट का नियम पालन नहीं करता, वहां पर लागू नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है संघनन क्या है। आपको बताना संघनन क्या होता है। तो बच्चों संघनन आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी एल्डोल संघनन, ठीक है। जब किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं तब इस क्रिया को संघनन यानी कि मिलना कहते हैं। हमने समान एस्टल्डिहाइड दोनों ले लिया, अब इनको मैंने एक साथ संपर्क करा दिया, यानी कि एक साथ संयुक्त करा दिया, तो हमारी एक रिएक्शन बन रही है। इसी रिएक्शन को मैं एल्डोल संघनन कहते हैं, और ये हमारा जो कंपाउंड बन रहा है ये हमारा संघनन है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का संघनन हो रहा है। अब आपको ये रिएक्शन नेम रिएक्शंस के तौर पर भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये जो हमारी रिएक्शन आप देख रहे हैं CH3CHO प्लस CH3CHO बन रहा है CH3CHOH प्लस CH2CHO, ठीक है। ये जो रिएक्शन है एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है, इसके बारे में आपको बताना है, ये आपको अभिक्रिया भी याद रखना है। बच्चों अगला क्वेश्चन है लिपिड्स क्या होते हैं। तो बच्चों लिपिड्स से जो लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, तेल और वसा के मिक्सअप होते हैं। तो वे तेल तथा वसा जो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, यानी कि तेल और वसा ऐसे जो जंतुओं से भी प्राप्त हो और वनस्पतियों से भी प्राप्त हो, उन्हें हम लिपिड कहते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये शरीर के ताप को नियंत्रण करते हैं, ये जनन क्षमता को भी नियंत्रण करते हैं, हमारे लिपिड्स के कार्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्यों। आपको बताना है कि जो हमारे संक्रमण धातुएं होते हैं इनमें रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों अधिक होती है और इनके कण एंथैल्पी के मान अधिक होते हैं, उच्च होते हैं, क्यों, ऐसा क्यों। तो संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ही इनके तत्व रंगीन यौगिक भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला और हमारा 10वां क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई, ठीक है बच्चों। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो धातुओं और अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम में व्यवस्थित किया गया, जिससे एक श्रेणी प्राप्त हुई, जिसे हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा है, मैंने आपको बताया गया, ठीक है। तो बच्चों ये थे 60 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए, और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक एक रट के रखना ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकना,
मैं आपका जवाब 100% प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ लीजिएगा। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।